बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी चैप्टर है हाइपोथेसिस वाला, जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 18 है। तो चैप्टर नंबर 18 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक है। आज हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेस्ट ए क्लेम मेड ऑन पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ये है कि कोई बंदा होगा जो पॉपुलेशन पे क्लेम करेगा, तो हमने टेस्ट करना है कि वो क्लेम ठीक है या नहीं है। वी टेस्ट ए क्लेम मतलब पॉपुलेशन पे क्लेम होगा और हमने उसको टेस्ट करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही है। अच्छा, द थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस आर यूज्ड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। डेफिनेटली जो बंदा पॉपुलेशन पे क्लेम कर रहा है वो बेसिकली उसके पैरामीटर के बारे में बात कर रहा है। पैरामीटर क्या होता है जी? म्यू, सिग्मा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एटसेट्रा, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। तो कोई भी बंदा जब पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो म्यू की बात कर रहा है। कोई भी बंदा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो सिग्मा की बात कर रहा है। अच्छा जी, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यूजुअली ए क्लेम इज मेड ऑन पॉपुलेशन। इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम, स्टैटिस्टिशियन select a sample from that population and apply statistical procedures and obtain results. Based on those results, he may conclude that claim is true or false with the risk. अच्छा, चलें इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। कहता है जी, फर्ज करें एक पर्सन है, उससे क्लेम किया कि एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट जो है वो 16 ईयर्स है। तो मैट्रिक स्टूडेंट की जब वो बात कर रहा है तो उसने सैंपल की बात नहीं की, जनरली बात की है कि मैट्रिक का कोई बच्चा जो होता है ना, उसकी उम्र 16 साल होती है, कि भाई वो 16 साल की उम्र में नॉर्मली वो मैट्रिक कर लेता है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वो बात ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो डेफिनेटली हम पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के तमाम मैट्रिक के बच्चों का डाटा लेके हम उसकी एवरेज नहीं निकाल सकते। हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है? ये हमारी लिमिटेशन है कि हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हम 22 करोड़ आवाम की क्या कहते हैं आप मर्दमशुमारी नहीं करवा सकते अभी तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस 16 साल वाली एवरेज जो है इसको हम टेस्ट कर सकें? ठीक है जी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम होता है कि आप किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की तमाम आबादी की आप इवैल्यूएशन करवा सकें। अब लेट्स अज्यूम कि सैंपल हमने इसको चेक करना है कि वाकई मैट्रिक के बच्चों की एज 16 साल होती है कि नहीं। हमने सैंपल सेलेक्ट किया 16 स्टूडेंट्स का और उससे हमने एक्स बार निकाला तो वो आया 18। ठीक है जी। तो 16 बच्चों का सैंपल हमने सेलेक्ट किया, हमारा आंसर है 18। तो वो कह रहा है कि 16 साल होगी एवरेज और हमारा आंसर है 18। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये बंदा गलत कह रहा है। ठीक है जी। तो हम बेसिकली क्लेम होता है किस पे? पॉपुलेशन पे। जिस बंदे ने बात की ना कि 16 साल एज होती है, एवरेज एज होती है बच्चों की जो मैट्रिक करते हैं, तो उसने किसी सैंपल की बेस पे बात नहीं की, उसने बात की है पूरी पॉपुलेशन की। वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है या पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, जो भी दुनिया में बच्चा है उसने जनरल बात की तो उसमें दुनिया का हर बच्चा शामिल हो जाता है। लेकिन जब हम चेक करेंगे क्या ये वाकई बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, हमारी मजबूरी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। हम पूरी दुनिया के तमाम बच्चों का डाटा नहीं एक्सेस कर सकते। तो हम सैंपल 16 बच्चों का सिलेक्ट किया, तुम्हारा मीन आया 18। ठीक है जी। तो हो सकता है हमने 16 बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया हो, मीन आ जाए 16, हम कहें वो ठीक कह रहे हैं। या 160 बच्चों का सैंपल हमने सेलेक्ट किया हो या 1600 बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। दो तरह का हाइपोथेसिस होते हैं। पहला होता है जी नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? इट इज हाइपोथेसिस व्हिच इज फॉर्मुलेटेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ठीक है जी। ये पॉसिबल रिजेक्शन इसकी हो सकती है। हम एक जनरल हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसका मकसद जो है वो ये होता है कि उसको देख के हमने फिर देखना होता है कि हमने क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है जी। इट मे और मे नॉट बी क्लेम। हो सकता है ये क्लेम हो सकता है ये क्लेम ना हो। ठीक है जी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये क्लेम है या क्लेम नहीं है। इट ऑलवेज इंक्लूड इक्वालिटी साइन। इसके साथ हमेशा इक्वल टू का साइन होगा या लेस देन इक्वल टू का साइन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये अच्छी तरह से याद रहेंगे तो ही आपको हाइपोथेसिस समझ आएगा।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम HA से भी शो करते हैं या H1 से भी शो करते हैं, एनी हाइपोथेसिस अदर देन H0 इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब जो हाइपोथेसिस आपने पहले बना लिया उसके अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे H1 में या HA में जाके काउंट होंगे, उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही कहेंगे। इट मे नॉट बी क्लेम, हो सकता है ये भी क्लेम हो सकता है ये ना हो। इट ऑलवेज इंक्लूड इन इक्वालिटी साइन, इसके साथ नॉट इक्वल टू का साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा। ठीक है जी, ये याद रखनी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने ऊपर बात की कि वो कहता है जी एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 ईयर्स। ये क्लेम है, इसमें याद रखिएगा म्यू हो जाएगा 16, ये क्लेम है। अब इसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो ये H0 भी है, ये नल हाइपोथेसिस होगा। अब ये मतलब झूठा कब साबित होगा? जब किसी बच्चे की उम्र 16 साल से ऊपर साबित हो जाए या 16 साल से नीचे साबित हो जाए, तो फिर इसके साथ साइन आएगा नॉट इक्वल टू, इसको हम कहेंगे H1। ये क्लेम नहीं है, ये क्लेम के अगेंस्ट हमने काम करना है। ठीक है जी, एवरेज एज, इट इज क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 ईयर्स। तो म्यू इज इक्वल टू 16 है, तो इक्वल टू का साइन आता है H0 के साथ, ये H0 है। अब ये झूठा साबित कब होगा? जब 16 से बढ़ जाए उम्र या 16 से कम हो जाए। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 16, ये इसके अगेंस्ट काम होगा। अगेंस्ट काम क्यों होगा? क्यों कहते हैं एनी हाइपोथेसिस अदर देन H0, H0 अगर ये है तो इसके अलावा इसके अगेंस्ट जो काम करेंगे वो H1 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हो सकता है वो ये कह दे एवरेज एज इज एटलीस्ट 16 ईयर्स, एटलीस्ट 16 ईयर्स, तो उसमें हो सकता है अब एटलीस्ट 16 ईयर कह रहा है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन H0 में आता है तो ये H0 होगा, ये क्लेम भी हो सकता है। और इसके अगेंस्ट काम करने का मतलब ये है 16 या 16 से ऊपर सारा एरिया क्लेम ने कवर कर लिया। ये झूठा उसी वक्त साबित होगा जब 16 से कम किसी बच्चे की एज होगी, तो ये H1 हो जाएगा। ठीक है नी, तो ये याद रखना है कि क्लेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वालिटी का साइन हमेशा H0 के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एवरेज एज इज अबव 16। अब इसमें कह रहा है म्यू इज ग्रेटर देन 16, याद रखो तो म्यू इज ग्रेटर देन 16 ये है क्लेम। अब म्यू ग्रेटर देन 16 है तो ग्रेटर देन का साइन तो आता है H1 के साथ, ये है H1। तो इसका मतलब है फिर इसके अगेंस्ट H0 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 16, ये H0 है क्योंकि किसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो क्लेम H1 हो सकता है, क्लेम H0 हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा H1 के साथ हमेशा इनइक्वालिटी का साइन आएगा और H0 के साथ हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा। क्लेम कोई भी हो सकता है, इक्वालिटी का साइन हमेशा H0 के साथ आएगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके साथ कौन सा साइन आना है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ रिस्क। वी इनकाउंटर टू टाइप्स ऑफ रिस्क वाइल टेस्टिंग हाइपोथेसिस। दो तरह के रिस्क होते हैं। नंबर 1 रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, या अल्फा या टाइप 1 एरर, इसका एक ही मतलब है, याद कर लें। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन ये एक नाम है, अल्फा दूसरा नाम है, टाइप 1 एरर तीसरा नाम है। अल्फा को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, ये याद रख लीजिए कि नोट कर लें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 3 नाम हो गए, 1 2 3 4 नाम हो गए। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, अल्फा, टाइप 1 एरर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इन सबका एक ही मतलब है। चलिए इसमें है क्या जी, इट इज द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू। मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू था, H0 ट्रू था और हमने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। H0 नल हाइपोथेसिस जो बनाया गया था वो सही था रियलिटी में, लेकिन हमने सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल की बेस पे हमारा रिजल्ट कुछ और आया, हमने रिजेक्ट कर दिया। तो देयर इज ए रिस्क कि रियलिटी में वो बंदा सही कह रहा था, हमने 16 बच्चों का, जिस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पे था जी एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट 16 ईयर्स। उसने कहा था कि मैट्रिक के बच्चों की जो एवरेज एज होती है वो 16 साल होती है। हमने सैंपल सेलेक्ट किया 16 बच्चों का, उससे मीन आया 18। लेकिन अगर हम सैंपल्स, हो सकता है मगर आप अपना सैंपल इंक्रीज करते, 16 की बजाय 30 वैल्यू ले लेते या 100 वैल्यू ले लेते या 1000 वैल्यू ले लेते, हो सकता था हमारा आंसर 16 के करीब करीब आया था, ये 16 ही आ जाता। तो देयर इज अ रिस्क। हमने पूरी पॉपुलेशन तो नहीं ना टेस्ट की, हमने तो एक सैंपल टेस्ट किया,
तो सैंपल की बेस पे हमारा जो आंसर आएगा वो हो सकता है पॉपुलेशन के करीब हो, पॉपुलेशन से मैच करे या ना करे। ठीक हो गया जी। तो इस सिचुएशन में हो सकता है हकीकत में ये बंदा सही कह रहा हो, हमारे आंसर की वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। तो दैट इज रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। अच्छा, अब एक और काम भी है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस या बीटा या टाइप 2 एरर। इट इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट वाज फॉल्स। अच्छा, इसमें क्या है, हो सकता है हकीकत में जिस बंदे ने क्लेम किया है वो क्लेम गलत हो, उस बंदे को पता हो कि मैं गलत बात कर रहा हूं, लेकिन हमने जब स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, हमने जब सैंपल सेलेक्ट किया और उससे जब हमने आंसर निकाला और हमारा आंसर उसके आंसर से मैच हो गया और हम गलती से कह बैठे कि वो बंदा ठीक कह रहा है, देयर इज अ रिस्क कि हम इनकरेक्टली उसके झूठे दावे को एक्सेप्ट कर लें, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। रिमेंबर दैट रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस टाइप 2 एरर इज ऑलवेज ए ग्रेटर रिस्क देन रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन टाइप 1। याद रखना कि बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है जी। किसी सही दोस्त को हम रिजेक्ट कर दें, उससे दोस्ती ना करें, ये तो एक नुकसान है, लेकिन एक गलत किस्म के आदमी के साथ हम दोस्ती कर लें तो वो दोस्ती में पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। ये बात याद रखिएगा, गलत बंदे को एक्सेप्ट कर लें ये बड़ा रिस्क है, बजाय इसके कि सही बंदे को रिजेक्ट कर दें, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। आप इसको जिस मर्जी एंगल से देख लें, आपको ये बात मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी से पूरी जिंदगी याद रहेगी कि गलत बंदे को एक्सेप्ट कर लेना ये ज्यादा बड़ा रिस्क है, सही बंदे को रिजेक्ट कर देना ये भी रिस्क है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितनी कि गलत बंदे के साथ पूरी उम्र गुजार देनी है। अब वो कह रहा है, इसी टेबल को उसने एक्सप्लेन किया है कि एच नॉट अगर ट्रू है और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। ठीक है जी। एच नॉट अगर फॉल्स है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर है या बीटा एरर है। अच्छा, आगे एच नॉट अगर ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दिया तो अल्फा एरर है, मतलब वो ट्रू था, वो सही कह रहा था, हमने रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर है। एच नॉट अगर फॉल्स है, हमने भी रिजेक्ट कर दिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो फॉल्स हो एक्सेप्ट कर ले ये इशू है, ट्रू हो रिजेक्ट कर दे ये इशू है। ट्रू है एक्सेप्ट कर लिया कोई मसला नहीं, फॉल्स है रिजेक्ट कर दिया कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं, कोई रिस्क नहीं। ठीक है जी। अब आगे है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ताल्लुक है 1 टेल टेस्ट से या 2 टेल टेस्ट से। याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं दो तरह के, 1 टेल 2 टेल। ठीक है जी। 1 टेल टेस्ट में हो सकता है सारे का सारा रिस्क हायर साइड पे हो, ये उस वक्त लगेगा जब H1 के साथ ग्रेटर देन का साइन होगा, या हो सकता है सारे का सारा रिस्क लोअर साइड पे ट्रांसफर हो, ये उस वक्त होगा जब H1 के साथ लेस देन का साइन होगा। ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 टेल टेस्ट उस वक्त अप्लाई होगा जब H1 के साथ नॉट इक्वल टू का साइन होगा, तो उस वक्त आपका सारे का सारा रिस्क 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो अल्फा बाय 2 आ जाएगा, अल्फा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना। तो इसका मतलब है H1 का साइन इंपॉर्टेंट है, H1 का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। H1 का साइन में क्या मतलब है, अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तो 2 टेल, ग्रेटर देन का साइन है तो 1 टेल, लेस देन का साइन है तो भी 1 टेल। तो सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है H1 का साइन। H1 का साइन आपने क्या लगाया है। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। फर्ज करें जी आपका रिस्क है 10%, रिस्क है 10%, तो 10% रिस्क का मतलब ये होगा सारे का सारा एक टेल पे ट्रांसफर है। ये है 10% एरिया है, ये 10% एरिया है। अगर ये 10% एरिया है तो ये 90% एरिया है, ये याद रखेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90% एरिया है, लेकिन हमने अगर सेंटर से देखना हो ना तो ये तो हो गया 50% एरिया, लेकिन ये है 40% एरिया। ठीक है, सारे 10% रिस्क इधर है तो डेफिनेटली सेंटर से लेके इस लाइन तक का एरिया 40% बनता है। तो अब हमने जीक वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए जीक वैल्यू उसी वक्त पता चल सकती है जब सेंटर से लेके यहाँ तक का एरिया आप टेबल में देखेंगे। तो वैसे तो टोटल एरिया 90% है, लेकिन हमें चाहिए सेंटर से लेके इस लाइन तक का एरिया। अगर ये एरिया 10% है तो ये एरिया 40% होगा। अब हम टेबल में देखते हैं कि टेबल से क्या वैल्यू आती है जी। यहाँ पे हमने देखना है 0.40 का 400 एरिया, तो आप देखें कि 0.400 0.4015 ये एरिया है और 0.3997 एरिया है।
तो सबसे करीब 0.40 के एरिया ये बनता है। तो हमने एरिया के अगेंस्ट जी की वैल्यू देखनी है, तो 1.28, तो 1.2 ये वाली वैल्यू और 0.08 इनको मिलाए तो 1.28 बनता है। ठीक है जी। तो अगर जी की अल्फा ये हो 40% एरिया होगा तो उस सूरत में 1.28 आपके जी की वैल्यू आएगी। प्लस माइनस का मतलब ये है, हो सकता है कि रिस्क लोअर साइड पे हो, उस सूरत में भी एरिया 40% होगा, तो 40% होगा तो यहाँ पे -1.28 आएगा। अब ये वन टेल वाला कंसेप्ट होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये 1.28 कैसे आया है। वन टेल मतलब कि एक टेल पे अगर 10% रिस्क हो तो उसमें अगर राइट साइड पे है तो +1.28, लेफ्ट साइड पे तो -1.28। अब टू टेल का मतलब ये है कि इसको मैं समझाता हूँ। टू टेल का मतलब ये होगा कि आपका अल्फा जो है 10% है, तो इसका मतलब है बाकी का एरिया जो है वो 90% होगा। ठीक है भाई, अल्फा 10% है तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिस्क दोनों साइड पे डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि ये जब नॉट इक्वल टू का साइन होगा ना तो तब दोनों साइडों पे आपका टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे फिर अल्फा बाई 2 आएगा 5% और यहाँ पे भी अल्फा बाई 2 आएगा 5%। 90% ये, 5% ये, 5% ये, तीनों को जमा करें तो 100% बन जाता है। ओके, अब हमने देखना होता है सेंटर से एरिया। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का एरिया बनता है 90% का हाफ कर ले तो बनता है 45%। ठीक है जी, 45% है तो 45% ये और 45% ये है। तो हम टेबल में जाएंगे, 4500 ढूंढेंगे, 4500, 452545 ये 4505 4495, तो 1.6 है और ऊपर है जी ये एरिया जी 0.4495 और इसका अगेंस्ट वैल्यू 1.6 और यहाँ पे आ रहा है 0.04 और दूसरी वैल्यू ये है 0.4505, यहाँ पे आ रहा है 1.6 और यहाँ पे आ रही है 0.05। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे 0.05 है और ये 0.04 है। तो बेसिकली बनता है 1.64 और 1.65, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है 45% एरिया, तो इसका हम मीन ले लेंगे तो 1.645 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जी की +1.645 और यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी -1.645। टू टेस्ट पे जी की अगर 10% वैल्यू होगी तो 1.645 आ जाएगी। तो होपफुली अगर 5% हो, 2% हो, 1% हो तो ये कैसे कैलकुलेट होंगी ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं टेबल से। खुद ही आप इसको गैस लगा लें, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये नहीं हो रहा। ठीक है जी, मैं इसको भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। इसके साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे सवाल सॉल्व होंगे। जी, ये सवाल है आपके सामने। इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 16 ईयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 ईयर्स। याद रखिएगा कि जो जर्नल स्टेटमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली सैंपलिंग एस्टिमेशन हाइपोथेसिस में, जो जनरल स्टेटमेंट होती है ना वो हमेशा पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये जो मीन बताया ना 16 साल, ये है आपका म्यू 16 ईयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 ईयर्स, तो ये सिग्मा है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये याद रखेगा। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं तो ये पॉपुलेशन की है, इसमें सैंपल का कोई डाटा नहीं है। अब सैंपल का डाटा स्टार्ट हो रहा है आगे से। रैंडम सैंपल ऑफ 16 स्टूडेंट्स शोड ए मीन एज ऑफ 18 ईयर्स, तो x बार 18 है और n आपका 16 है। ये बात समझ लगी? ये याद रखेगा कि एक स्टेटमेंट होती है पॉपुलेशन की और दूसरी स्टेटमेंट होती है सैंपल की। तो पॉपुलेशन की स्टेटमेंट में जो कुछ भी है वो पॉपुलेशन का है और सैंपल की स्टेटमेंट में जो कुछ भी है वो सैंपल से रिलेटेड है। ओके, अब टेस्ट द क्लेम एट 1%, 2% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा जी, क्लेम उसने किया है कि एवरेज एज जो होती है वो 16 साल होती है। अब इसमें इक्वालिटी का साइन है तो डेफिनेटली ये H0 है। अब ये झूठा कब साबित होगा? डेफिनेटली जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 ईयर्स होगा। ठीक है जी। अब पहली ऑप्शन है कि अल्फा है जी हमारे पास 0.01। अब हम लेंगे यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक, यहाँ पे z इज इक्वल एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट अप्लाई होगा।
क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एंड गिवन नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला अप्लाई नहीं होगा, विद रिप्लेसमेंट वाला अप्लाई होगा। अच्छा जी, तो बाकी सारा डाटा दिए हुआ, आपने कैलकुलेशन करनी है। एक्स बार की वैल्यू है जी आपके पास 18, म्यू की वैल्यू है जी 16, सिग्मा की वैल्यू है जी 4, एन अंडर रूट है आपके पास 16 अंडर रूट। तो हम कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आंसर आता है। 18 माइनस 16 ओवर 4 ओवर अंडर रूट 16, आंसर आ रहा है जी 2 आंसर आया हमारा। तो हमारी कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है 2। अब अगला काम क्या है जी, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आपने क्या करना है, डायग्राम बना लेनी है। सिंपल याद रखना है, वो ये रिजेक्ट एच नॉट इफ z calculated value is greater than z टेबल वैल्यू। ये याद रखना है बस आपने कि आपकी कैलकुलेशन का आंसर आपके टेबल वाली वैल्यू से बड़ा है तो अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। ये अच्छी तरह से क्लियर कर लें, हमेशा हमेशा के लिए याद रख लें कि आपका कैलकुलेशन वाला आंसर आपके टेबल वाले आंसर से बड़ा आएगा तो अपने एच नॉट रिजेक्ट कर देना है। अच्छा, अब देखना यह है कि म्यू के साथ साइन है नॉट इक्वल टू का, और हमें पता है जब नॉट इक्वल टू का साइन हो तो दोनों तरफ रिस्क होता है, आपका अल्फा दोनों साइड पे डिवाइड हो जाता है, अल्फा बाय 2 हो जाता है और अल्फा बाय 2 हो जाता है। आपका अल्फा है 0.01, तो 0.01 टू टेल टेस्ट। हम यहाँ पे देखते हैं जी 0.01 ये लिखा हुआ 1% और टू टेल मतलब 2.58, तो 2.58 वैल्यू यहाँ पे आएगी और 2.58 वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये मॉड्यूलेटेड वैल्यू है, मतलब आपने साइन को इग्नोर कर देना, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है आपके लिए मैटर नहीं करता। आपका जो मॉड्यूलेटेड आंसर आ रहा है वो 2.58 है, जबकि यहां पे वैल्यू आ रही है 2। अब क्या वाकई आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 2 और आपकी टेबल की वैल्यू आ रही है 2.58, तो आपने बताना यह है कि क्या 2 वाकई 2.58 से बड़ा है। आपका आंसर होगा नहीं, 2 इस रीजन में फॉल करता है, 2.58 वाला रीजन बड़ा है। तो आपका जो आंसर है, आपकी जो वैल्यू इस रीजन में फॉल करती है। तो एच नॉट को हम रिजेक्ट करना था जब हमारी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो, हकीकत में ये वैल्यू से छोटी है। हेंस हमारा कंक्लूजन होगा वी एक्सेप्टेड एच नॉट एज z calculated is less than z टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक है जी, इसमें कुछ इसको z अल्फा बाय 2 भी कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एज क्रिटिकल वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। ये वाला रीजन जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है, और ये वाला रीजन जो है ये वाला और ये वाला ये रिजेक्शन रीजन कहलाते हैं। ठीक है जी, हेंस वी मे कंक्लूड दैट एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट ट्रू का मतलब क्या है, क्लेम ट्रू है। तो क्लेम क्या था, इट इज क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक्स 20 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन 16 इयर्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4 इयर्स। मतलब बंदा ठीक कह रहा था, क्लेम इज ट्रू, इट मींस in reality average age of matric students is 16 years। वो सही कह रहा है, ठीक है जी, याद रखिएगा। वो हालांकि हमारा एक्स बार का आंसर 18 आया, इसके बावजूद जो रिस्क था हमारा 1%, उसकी वजह से 18 आने के बावजूद वो हम मानेंगे कि वो सही कह रहा है। अच्छा जी, अब अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.02 हो जाए, याद रखिएगा सारा सवाल सेम है, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे चेंज आएगा, ये भी सेम रहेगा, याद रखिएगा। अब जब अल्फा जी कैलकुलेशन में तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि 18, 16, 4, 16 ये सारा डाटा आपको कैलकुलेट यहाँ पे गिवन है, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, ये आपका आंसर सेम आएगा, सिर्फ आपका क्रिटिकल रीजन चेंज होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.02, जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, वो आपकी वही आएगी 18 माइनस 16 ओवर 4 ओवर 16 अंडर रूट, वो 2 ही आती है। अच्छा,
क्रिटिकल रीजन में इश्यू आएगा आपको। बस अगर अल्फा 2% है तो यहाँ पे 1% आ जाएगा, यहाँ पे भी 1% आ जाएगा। ओके, बहरहाल हमने सिर्फ टेबल से वैल्यू देनी है। कंसेप्ट वही है कि वी रिजेक्ट एच नॉट इफ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबलेटेड वैल्यू। सिंपल ये रट्टा लगा लें अच्छी तरह से। अच्छा जी, आपका अल्फा है जी 2 और 2 टेल टेस्ट है। यहाँ पे आते हैं जी, अल्फा है जी 2% और 2 टेल टेस्ट है 2.33 2.33 माइनस में या प्लस में, ठीक है जी। तो आपकी वैल्यू हो रही है 2, ये इस रीजन में फॉल करती है, तो मतलब वी एक्सेप्टेड एच नॉट, हेंस वी मे कंक्लूड दैट सेम यही प्रोसीजर है, क्योंकि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने एक्सेप्ट किया हुआ था, ठीक है जी, हमने भी एच नॉट को एक्सेप्ट किया हुआ था। तो दोनों सोर्स में हमारा कंक्लूजन सेम है। अब है जी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वंस अगेन अल्फा है जी 5%, जी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वाली सेम आएगी 2, टेबल वाली वैल्यू क्रिटिकल रीजन में हमारी वैल्यू चेंज होगी बस। 2 टेल टेस्ट है तो कंसेप्ट वही है, वी रिजेक्ट एट नॉट इफ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबल। तो अल्फा 5% है, 2 टेल टेस्ट है, टेबल से वैल्यू देख लेते हैं। अल्फा 5% है, 2 टेल टेस्ट है 1.96, ठीक है जी, 1.96 प्लस में और माइनस 1.96 है जी। और हमारी z की वैल्यू 2 आती है, 2 जो है, अब आप याद रखिएगा ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गई है, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1.96, ठीक है जी। अब चूंकि ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गई है, अब हम कहेंगे, अब हमारा कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, एस z कैलकुलेटेड फॉल्स इन rejection region, we may conclude that claim is false. H naught is rejected, hence average age of matric students is not 16 years in reality. वो बंदा गलत कह रहा है। अब देखें, तीनों सिचुएशन में उस बंदे ने एक ही बात की थी, हमारा रिस्क का लेवल चेंज है। पहले वाले पर रिस्क था 1%, तो हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। फिर रिस्क हुआ 2%, हमने तभी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब रिस्क बढ़ गया ना, तो हमने सेम डाटा के साथ, जब रिस्क इंक्रीज हो गया तो सेम डाटा के साथ हमने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। सेम डाटा हो, रिस्क लेवल डिफरेंट हो, हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम क्वेश्चन था, वहां पे रिस्क 1% था, हमने एक्सेप्ट किया था उसकी बात को, फिर 2% हुआ, हमने तब एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे रिस्क 5% हुआ, आपकी टेबल वाली वैल्यू छोटी होती गई, टेबल वाली वैल्यू छोटी होती गई, हमारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू सेम रही, तो वो वैल्यू रिजेक्शन रीजन में चली गई। जैसे ही वैल्यू रिजेक्शन रीजन में गई, हमने उसके क्लेम को गलत कह दिया, हमने कहा जी वो गलत है, ठीक है जी। होपफुली आज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे आगे मजीद जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।